इस धमाकेदार कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टोक्यो को, जहां हर कोई अपने काम में पूरी तरह बिजी था। कुछ लोग भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाएं। जैसे ही वो लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं, तुरंत फोन में बिजी हो जाते हैं। किसी को भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था और सबको ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किस्मत अब बदलने वाली है। इसी बीच ट्रेन के अंदर एक बॉटल का कैप लुढ़कते हुए दिखता है और अचानक से ही वो गायब हो जाता है। कैप के गायब होते ही सबके फोन्स पर लगातार अर्थक्वेक अलर्ट्स आने लगते हैं, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन रुकती नहीं और सीधा एक टनल में घुस जाती है। उस टनल के अंदर मौजूद था एक वर्म होल और ट्रेन उसके भीतर एंटर कर जाती है। अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सबकी आंख खुलती है तो वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक ट्रेन रुक चुकी थी। मगर जैसे ही बाहर आते हैं, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। असल में वहां अब कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ वही कंपार्टमेंट मौजूद था जिसमें ये लोग सफर कर रहे थे। और जिस जगह को वो बचपन से जानते थे, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थीं, वहां अब सिर्फ डेंस जंगल फैला हुआ था। इस अजीब नजारे को देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी यहां हमें सैम नाम का एक शख्स दिखता है जो सबकी हालत चेक करने लगता है। दरअसल रियल लाइफ में वो फायर फाइटर था और उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसे हालात में लोगों को कैसे संभालना है। सैम सबको शांत करने की कोशिश करता है। वहीं हमें यूमी नाम की एक लड़की भी दिखती है जो सैम को पहले से जानती थी। दरअसल यूमी को सैम काफी पसंद भी करता था, क्योंकि कॉलेज टाइम पर जब वो फायर फाइटिंग का कोर्स कर रही थी, तब सैम वहां ट्रेनिंग देने आया था। फिर कहानी कट होती है 2023 में, जहां लोग पैनिक में हैं। किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही कि चलती हुई ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स अचानक कैसे गायब हो गए। इसका साफ मतलब था कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 कंपार्टमेंट्स वैनिश हुए थे, जिनमें से एक अभी तक दिखाया नहीं गया। गवर्नमेंट की टीम उस टनल की जांच शुरू करती है जहां से कंपार्टमेंट्स गायब हुए थे। तभी उन्हें दूसरी तरफ से एक लाइट नजर आती है। उन्हें लगता है शायद सारे पैसेंजर्स वहीं हैं। वहीं दूसरी ओर सैम और यूमी एक और यात्री के साथ टनल की दूसरी तरफ बढ़ रहे थे, ताकि पता लगा सकें कि वो लोग आखिर कहां पहुंच गए हैं। चलते चलते इन्हें भी एक लाइट दिखाई देती है और इन्हें लगता है कि कोई इन्हें ढूंढने आ रहा है। गवर्नमेंट वालों को भी यही लगता है कि उन्होंने पैसेंजर्स को ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो लाइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ अपने ही लोग दिखते हैं जिन्हें तलाश के लिए भेजा गया था। इधर सैम, यूमी और तीसरा पैसेंजर लाइट का पीछा करते हुए टनल के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर निकलने के बाद जब वो ऊपर चढ़कर देखते हैं तो सामने सिर्फ डेजर्ट फैला हुआ था। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग कहां पहुंच गए हैं। ये तीनों उस जगह का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि वापस जाकर बाकी लोगों को दिखा सकें। लेकिन जब वो लौटकर सबको ये बातें बताते हैं तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता। मगर जैसे ही वो वीडियो दिखाते हैं, सबको मजबूरी में यकीन करना पड़ता है। अब सबके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर वो यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर यहाँ इंसान ही मौजूद नहीं है तो आखिर इन्हें बचाएगा कौन। यही सोच सोचकर सब लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ऊपर से किसी के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। सैम किसी तरह सबको संभालने की कोशिश करता है। लगभग 7 घंटे बीत चुके थे और अब सबको भूख भी लगने लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इतने सारे लोगों का पेट भरने लायक खाना किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों के पास बस थोड़े बहुत स्नैक्स थे, जो उन्होंने बाकी के साथ शेयर करने का डिसाइड किया। यहीं हमें रेनी नाम की एक लड़की दिखती है जो सबके बैग्स चेक करने लगती है, उम्मीद में कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसे खाने का सामान तो ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हायाशिमा के बैग से उसे एक कैंची और गवर्नमेंट का एक लेटर हाथ लगता है। वो लेटर जेल से आया हुआ था। ये देखकर रानी को शक हो जाता है कि शायद हायाशिमा कोई बड़ा क्रिमिनल है और इसी ने सबको यहाँ फंसाया है ताकि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपनी सजा माफ करवा सके। रानी ये बात सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बता देती है। हायाशिमा सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल ही जाएगा। इसी बीच हमें शीरा नाम की लड़की दिखती है जिसके पास काफी सारे फ्रूट्स थे। वो सबको भूखा देखकर अपने फ्रूट्स सबके साथ शेयर कर देती है। जब लोग फ्रूट्स खा रहे थे, तभी कटाना नाम का एक लड़का मोबाइल पर वो वीडियो देख रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था।
उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रेनी सबके बैग से खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ये बात सैम को पता चलती है, वो अपने एक साथी को लेकर बाहर निकल पड़ता है ताकि हायाशिमा को वापस ला सके। उधर हायाशिमा काफी दूर निकल चुका था और चलते चलते एक खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर सैम पहुंचकर उसे खींच लेता है। तब हायाशिमा सैम को बताता है कि असल में वो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक मशहूर हेयर ड्रेसर है, लेकिन वो उस लेटर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता जो रानी को उसके बैग से मिला था। रात होते ही कुछ लोग तो सो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नींद नहीं ले पाते क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा थी। सुबह तक सबका हौसला टूटने लगा था। उन्हें लग रहा था कि अब शायद कोई भी इन्हें बचाने नहीं आएगा। ऐसे में सैम फिर से सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि वो सबको बचा लेगा। लेकिन इस बार हायाशिमा थोड़ा भड़क जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सैम इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। तब सैम उसे अपने पास्ट की एक कहानी सुनाता है जिसमें उसकी वजह से उसके दोस्त की दोनों टांगें खराब हो गई थीं। तभी से सैम ने ठान लिया था कि अब वो जितना हो सके दूसरों की हेल्प करेगा। इसके बाद सैम, हायाशिमा और कटाना तीनों सामान तलाशने निकल जाते हैं ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो सके। रास्ते में हायाशिमा को अपने भाई के विजन्स दिखने लगते हैं। फिर हमें उसके पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है। असल में वो लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। बाद में हायाशिमा मशहूर हेयर ड्रेसर बना और उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए, लेकिन काम में इतना बिजी हो गया कि उसने अपने भाई पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसी लापरवाही के चलते उसका भाई एक बड़ा क्रिमिनल बन गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यहीं खुलासा होता है कि रानी को उसके बैग से मिला लेटर असल में उसके भाई का था। उस दिन उसके भाई की बेल होने वाली थी और हायाशिमा उसे लेने ही जा रहा था। उधर बाकी पैसेंजर्स आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने निकलते हैं। उन्हें वहां कुछ खास तो नहीं मिलता, लेकिन दूर उन्हें एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है। उस टावर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि असल में वो टावर साल 2026 तक ही कंप्लीट होने वाला था। उस टावर के बारे में जगह जगह एडवर्टाइजिंग चल रही थी। वहीं हमें एक बायोलॉजिस्ट भी दिखता है जिसे एक ऐसा प्लांट मिला जो असल में करीब 30 साल बाद उगने वाला था। ये देखकर सबको साफ समझ आ जाता है कि वो लोग किसी तरह फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। ये बात जानकर सब दंग रह जाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की हालत इतनी खराब होने वाली है। इधर 2023 में लोग अभी भी टेंशन में थे क्योंकि उन्हें अब तक कोई क्लू नहीं मिला था कि आखिर वो दोनों कंपार्टमेंट्स कहाँ गए। आखिरकार न्यूज पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि एक ट्रेन के 2 डिब्बे गायब हो गए हैं जिनमें लगभग 100 पैसेंजर्स थे। वहीं फ्यूचर में रात के वक्त सैम और यूमी ट्रेन की छत पर पॉलीथीन बिछा रहे थे ताकि ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठा करके पानी मिल सके। लेकिन अगली सुबह तक सबकी प्यास बढ़ चुकी थी। तभी वही बायोलॉजिस्ट बताता है कि उसे पास में एक प्लांट मिला है जो सिर्फ वहीं उगता है जहां कोई वाटरफॉल होता है। ये सुनते ही सैम डिसाइड करता है कि उन्हें वाटरफॉल ढूंढना होगा ताकि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सैम अपने साथ यूमी, बायोलॉजिस्ट और हायाशिमा को लेकर निकल पड़ता है। खोजते खोजते वो लोग एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं। ऊपर देखते ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शायद वहीं पर पानी हो सकता है। वापस आकर सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं ताकि सैम उस पहाड़ पर चढ़ सके। सैम रस्सी लेकर ऊपर पहुंचता है और वहां उसे सच में पानी मिल जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी ऊंचाई से सैम एक और शॉकिंग चीज नोटिस करता है। जहां कभी टोक्यो सिटी हुआ करती थी, वहां अब बस एक विशाल समंदर फैला हुआ है। जब वो नीचे आकर ये बात सबको बताता है तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ जिससे इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो गई। रात को जब सब सो रहे थे तभी एक पैसेंजर जिसका नाम तनाका था वो बाहर निकलता है और आसपास कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है। तनाका किसी तरह वापस आकर सबको इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लग रहा था कि उनके अलावा यहाँ कोई और इंसान मौजूद ही नहीं है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर सब इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी समय बाद उन्हें पीने के लिए इतना सारा पानी मिला था। साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा पानी भी कलेक्ट कर लिया ताकि बाद में काम आ सके। अगले दिन बायोलॉजिस्ट कुछ बेरीज और साथ ही कुछ प्रॉन्स ढूंढ लेता है जिन्हें खाया जा सकता था। ये देखकर कई लोग बाहर निकल जाते हैं ताकि बाकी के लिए भी खाना कलेक्ट कर सकें। लेकिन इस दौरान यूमी अपने एक साथी के साथ बेरीज ढूंढ रही होती है और गलती से पॉइजनस बेरीज खा लेती है। इससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है।
सैम बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो यूमी को दिल से पसंद करता था। जब यूमी को वापस कंपार्टमेंट में लाया जाता है तो सब मिलकर उसका ख्याल रखने लगते हैं। आखिरकार किसी तरह यूमी की जान बचा ली जाती है। इस घटना के बाद सबको साफ समझ आ जाता है कि अगर वो लोग बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो सब मारे जाएंगे। इसलिए अगले दिन से सबने मिलकर काम करने का डिसाइड किया। उस रात उन्होंने मिलकर काफी चीजें कलेक्ट कर ली थीं। सेलिब्रेशन के तौर पर सबने साथ में बैठकर वो चीजें खाईं। लेकिन यहीं एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कुछ लोगों ने ऐसी बेरीज भी जमा कर ली थीं जो दिखने में खाने वाली बेरीज जैसी लग रही थीं, लेकिन असल में वो पूरी तरह पॉइजनस थीं। हायाशिमा को शक होता है कि ये सब तनाका का काम है, क्योंकि पहले तनाका को लोगों ने यहां से निकाल दिया था। वजह यह थी कि उसने हायाशिमा की कैंची चुराने की कोशिश की थी। गुस्से में हायाशिमा जंगल की तरफ तनाका को ढूंढने निकलने लगता है, लेकिन सैम उसे रोकता है और खुद ही तनाका को ढूंढने निकल जाता है। सुबह जब सैम वापस आता है तो उसे तनाका तो नहीं मिलता, लेकिन सिजर्स जरूर मिल जाती हैं जिन्हें तनाका ने जंगल में फेंक दिया था। इसी बीच बायोलॉजिस्ट को कुछ निशान भी दिखते हैं जिनसे अंदाजा लगता है कि पास में कोई रिवर हो सकती है। अगर रिवर मिली तो वहां से वो लोग मछलियां पकड़कर खा सकते हैं। बायोलॉजिस्ट कुछ पैसेंजर्स को लेकर उस रिवर को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी उन पर अटैक कर देता है और उनके एक साथी को बुरी तरह घायल कर देता है। घायल को जब वापस लाया जाता है तो सब मिलकर उसका इलाज करते हैं, पर उसकी हालत अब भी काफी सीरियस रहती है। इसी से सबको ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ वो अकेले नहीं है। इतने में तनाका वापस आ जाता है। वो सबको बताता है कि पहले वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। वो कहता है कि अगर उसे यहाँ रुकने की परमिशन दी जाए तो वो उनके साथ मिलकर ट्रैप्स बनाएगा, ताकि अगर कोई और लोग इनके पास आने की कोशिश करें तो वो ट्रैप्स में फंस जाए। ये सुनकर सब उसे रोक लेने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ हायाशिमा को दिखाया जाता है जो रीना के बाल बना रहा होता है। इतने दिनों बाद अपने पसंदीदा काम को करने पर हायाशिमा को काफी अच्छा फील होता है। वहीं सैम यूमी के साथ बैठा होता है। तभी अचानक उसे एक बच्चा नजर आता है। दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और रिवर के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बच्चा उनसे कहता है कि यहीं वेट करो, और फिर वहां से चला जाता है। उस बच्चे का वेट करते करते रात हो जाती है। तभी बच्चा वापस आता है और हायाशिमा भी वहीं पहुंच जाता है। अब वो बच्चा तीनों को अपने साथ ले जाता है उस जगह जहां दूसरे कंपार्टमेंट के सर्वाइवर्स रहते थे। वहां पहुंचकर सैम और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी प्रोग्रेस कर ली थी। उन्होंने हर तरफ ट्रैप्स लगा रखे थे और बहुत सारी बॉल्स भी। आगे चलकर सैम उनकी ग्रुप के लीडर से मिलता है, जिसका नाम था यूमोटो। सैम उसे बताता है कि उनके कुछ साथियों ने उसके एक दोस्त पर अटैक किया था। ये सुन यूमोटो उस आदमी को बुलाता है जिसने अटैक किया था। जैसे ही वो शख्स सैम के सामने आता है, वो शर्मिंदा होकर सैम से माफी मांगने लगता है। यहाँ सैम यूमोटो को बताता है कि उसे यहाँ पर कई सारी चीजें मिली हैं। तब यूमोटो भी अपनी कुछ जानकारी इनके साथ शेयर करता है। वो बताता है कि जब वो लोग यहाँ पहुंचे थे तब उन्हें एक बोट मिली थी जिसके अंदर एक रेडियो भी था। हालांकि वो रेडियो खराब था, लेकिन यूमोटो ने किसी तरह उसे ठीक कर लिया और सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो कामयाब हुआ और उसे कनाडा से सिग्नल्स मिले। उसी से पता चला कि वो लोग एक्चुअली 2060 में पहुंच चुके हैं। साथ ही ये भी सामने आया कि इस दुनिया का विनाश 2026 में ही हो गया था। असल में उस वक्त सारी स्पेस एजेंसीज लगातार सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही थीं ताकि स्पेस की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें। लेकिन उन्हीं में से एक सैटेलाइट एक एस्टेरॉयड से टकरा गई और फिर वही एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराया। उस टक्कर के बाद ही पूरी दुनिया तबाह हो गई और लोग मारे गए। अब जब सैम दोबारा यूमोटो से रेडियो के बारे में पूछता है तो यूमोटो बताता है कि अचानक सारे सिग्नल्स गायब हो गए। उसके बाद कभी भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये सब जानने के बाद सैम और ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो अपने साथियों को यहाँ से कैसे निकालेगा। फिर वो बाकी साथियों को जाकर बताता है कि असल में वो लोग 2060 में पहुंच गए हैं। ये सुनकर सबको लगने लगता है कि शायद भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है ताकि आने वाले फ्यूचर की तबाही को रोका जा सके। इसके बाद सब सोचने लगते हैं कि किसी तरह वापस पास्ट में जाया जा सके, लेकिन काफी देर तक माथापच्ची करने के बावजूद किसी को कोई आइडिया नहीं मिलता। इसलिए सब पास के तालाब में चले जाते हैं। वहां थोड़ी देर नहाने के बाद
वो लोग काफी सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तनाका को दिखाया जाता है। वो काफी अकेला फील कर रहा था। पहला कारण, कोई उससे ढंग से बात नहीं करता था। दूसरा, उसे भी किसी के साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो झाड़ियों से एक दोस्त जैसा पपेट बना लेता है ताकि उसके साथ बैठकर बातें कर सके। अगले दिन बाकी लोग अपने लिए बाथरूम्स जैसे छोटे छोटे सेटअप्स बना लेते हैं ताकि आराम से नहा सकें। फिर जब वो लोग खाना ढूंढने निकलते हैं तो बायोलॉजिस्ट को एक अजीब सा हरे रंग का स्टोन मिलता है। ये सब तानका भी देख लेता है। तुरंत वो युमोटो के पास जाकर उसे ये बात बता देता है। अब जब युमोटो को पता चलता है कि दूसरे ग्रुप को कुछ हरे कलर के स्टोन्स मिले हैं जिनकी मदद से शायद वो घर वापस जा सकते हैं, तो सबसे पहले वो तनाका को खाने को देता है। बदले में तनाका वादा करता है कि जैसे ही उसे दूसरे ग्रुप के बारे में और जानकारी मिलेगी वो युमोटो को सब बताएगा। आगे हम रेनी और यूमी को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बहस के दौरान गुस्से में रेनी यूमी को धक्का दे देती है। यूमी जाकर एक गड्ढे में गिरती है। उस गड्ढे में पहले से ही एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें तनाका दिखता है जो वही मछली खा रहा था और साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब सीन फिर से कट होकर रेनी और यूमी पर आता है। इनके पास कुछ कैरी-6 के लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं तुरंत ही रेनी और यूमी पर हमला कर देते हैं। रेनी तो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलती है, लेकिन यूमी वहीं फंस जाती है। रेनी भागती भागती सीधे सैम के पास पहुंचती है और जब सैम को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो बिना देर किए हाया और सीमा के साथ निकल पड़ता है ताकि यूमी को बचा सके। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां थोड़ी देर पहले यूमी और कैरी-6 के लोग थे, तब तक वहां कोई नहीं होता। यूमी और वो लोग वहां से जा चुके थे। अब सीन में यूमी दिखती है जो किसी तरह उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। वो भागते भागते एक बोट पर चढ़ जाती है ताकि वहीं छिप सके। दूसरी तरफ सैम और हायाशिमा कैरी-6 के लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही युमोटो को इस बारे में पता चलता है कि उसके साथियों ने ऐसा काम किया है तो वो सैम और उसकी टीम से माफी मांगने लगता है। वो ये भी तय करता है कि किसी भी हालत में वो यूमी को ढूंढकर वापस लाएगा। लेकिन इस वक्त सैम को लग रहा था कि शायद युमोटो ने ही यूमी को कहीं छुपा रखा है। इसलिए सैम उसे उस लाश के बारे में भी बताता है जो कैरी-6 के ठिकाने के पास मिली थी। ये सुनकर युमोटो अपनी लीडर बनने की कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि जब वो लोग यहाँ पहली बार आए थे तो एक इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव और घबराया हुआ हो गया था। युमोटो ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना और उल्टा युमोटो पर ही अटैक कर दिया तो युमोटो ने सेल्फ डिफेंस में उसका कत्ल कर दिया। उसी के बाद से बाकी सबने युमोटो को अपना लीडर मान लिया। वही लाश असल में उसी इंसान की थी। अब जब सैम और उसकी टीम को ये सच्चाई पता चलती है तो वो अपने बेस वापस लौट जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग वेपन्स बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ युमोटो अपने कैंप में वापस लौटता है और रेडियो से सिग्नल पकड़कर लोगों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बोट में छिपी हुई यूमी ये सब कुछ देख लेती है। साथ ही यूमी को ये भी पता चल जाता है कि युमोटो असल में सबको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि जिस रेडियो के थ्रू वो बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसकी तो तार ही टूटी हुई थी। अब जब यूमी बाहर निकलकर युमोटो से इस बारे में सवाल करती है तो युमोटो साफ बोल देता है कि असल में वो यहाँ पर हमेशा लीडर बनकर ही रहना चाहता है। वो पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां उसे कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लेकिन यूमी ने मन बना लिया था कि जैसे ही वो बाहर निकलेगी वो बाकी सबको इस सच्चाई के बारे में बता देगी। युमोटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब यूमी उसकी बात नहीं मानती तो युमोटो उसे वहीं बांध देता है और वहां से चला जाता है। अब रात का सीन आता है। सैम और उसकी टीम काफी सारे वेपन्स तैयार कर चुके थे। उन्होंने पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन वो जाकर कैरी-6 वालों पर हमला करेंगे। इसी बीच दो लोग ये सोचते हैं कि पहले किसी बिल्डिंग जैसी जगह ढूंढी जाए ताकि अगर लड़ाई हार भी गए तो वहां जाकर बाकी साथियों के साथ सेफ रह सकें। और अगले दिन दो लोग उस जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उधर जैसे ही केयर 5 के लोग कैरी-6 वालों पर अटैक करने निकलते हैं उतने में ही कैरी-6 वाले खुद इन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाती है। कभी सैम की टीम भारी पड़ती तो कभी युमोटो की टीम। युमोटो बीच में सबको रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन फाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक वहां खुद यूमी नहीं पहुंच जाती। वो किसी तरह से बंधन से छूटकर वापस आ जाती है। तभी यूमी सबके सामने यूमोटो का सच खोल देती है। वो बता देती है कि यूमोटो अब तक सभी को धोखा देता आ रहा था। इस पर यूमोटो सफाई देता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लोगों की उम्मीद बनी रहे। अगर सबको सच पता चल जाता तो कई लोग हार मानकर शायद सुसाइड भी कर लेते। और ये बात सैम को भी सही लगती है। लेकिन अब यूमोटो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लीडरशिप छोड़ देगा। जाते जाते वो वहां एक डायरी छोड़ देता है जो उसे शिप के अंदर से मिली थी। उसी डायरी में डिटेल में लिखा हुआ था कि 2026 में अर्थ कैसे तबाह हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है उन दो लोगों पर जो बिल्डिंग ढूंढने निकले थे। अचानक उन्हें एक टावर दिखता है जिसके अंदर भी वैसे ही ग्रीन स्टोन्स रखे हुए थे। फिर स्टोरी कट होकर 2023 में आती है जहां डी नाम का एक साइंटिस्ट दिखता है। वो टनल की स्टडी करने के बाद ये पता लगाता है कि जिस टाइम पर ट्रेन के कोचेस गायब हुए थे उसी वक्त टनल में एक वर्म होल बना था। और ये वर्म होल एक्चुअली एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से बना था। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन असल में एक फिनोमिनॉन है जिसमें जब कोई स्टार अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है तो मरते वक्त अचानक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। और उसी एनर्जी रिलीज के समय ही वो वर्म होल बना था जिसने 2023 और 2060 की टाइमलाइन को आपस में जोड़ दिया था। इसके बाद सीन जाता है 2060 में जहां एक इंसान बाकी सारे पैसेंजर्स को यही सुपरनोवा वाला फिनोमिनॉन समझा रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये देखकर सारे लोग वापस उसी कोच के अंदर चले जाते हैं जो उन्हें 2060 में लाया था। अब तूफान इतना खतरनाक हो चुका था कि टनाका डिसाइड करता है कि वो उसी टनल में चला जाएगा जहां से ट्रेन बाहर निकली थी। इसलिए वो इमरजेंसी गेट खोल देता है और सब लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहां एक वर्म होल बना हुआ है जो धीरे धीरे आसपास की हल्की चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था। इतने में वो टनाका की वो डॉल भी खींच लेता है जो उसने अकेलेपन से बचने के लिए बनाई थी। लेकिन सब लोग वर्म होल को ठीक से समझ ही रहे थे कि बाहर का तूफान अचानक पूरी तरह से थम जाता है। और जैसे ही तूफान रुकता है वैसे ही वर्म होल भी बंद हो जाता है। अब सीन फिर से 2023 में आता है। यहाँ एक डिटेक्टिव उसी जगह पर खड़ा था जहां से टनाका की डॉल वर्म होल में चली गई थी। और अचानक वो डॉल वापस आकर सीधे डिटेक्टिव के पैरों में गिरती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अब सीन 2060 में आता है। यहाँ सैम और उसकी टीम को समझ में आ गया था कि अगर उन्हें वापस से वर्म होल बनाना है तो उन्हें एक सोलर लाइक ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। इसीलिए ये लोग एक पावर स्टेशन ढूंढने निकलते हैं जो उस समय जमीन के अंदर दफन हो चुका था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद ये लोग उस पावर स्टेशन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ये पावर स्टेशन जमीन में इस तरह छुपा हुआ था कि मानो आज तक उसका कोई नामो निशान ही न रहा हो। फिर सब लोग अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करके वापस उसी कोच के पास पहुंचते हैं। वहां वो कोच के एक कोने को सोलर लाइक सेटअप में बदल देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू होती है वहां एक वर्म होल बनना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब सब लोग एक एक करके वर्म होल में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन तनाका अकेला रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वापस जाए। इसीलिए सब लोग तनाका से आखिरी बार अलविदा लेते हैं और फिर डब्बे में चढ़ जाते हैं। जैसे ही बाहर स्टॉर्म आता है वर्म होल फिर से खुल जाता है और उनका कैरेज भी उस बॉम्ब होल के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो बाहर से कोई उनके डोर को पीट रहा होता है। लेकिन जब बाहर से लोग अंदर आते हैं तो पता चलता है कि ये लोग धोखे से 2026 में आ गए हैं। सभी लोग ये जानकर हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इसी साल पूरी अर्थ तबाह होने वाली थी। सबको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये लोग पास्ट से आए हैं और पूरी अर्थ तबाह होने वाली है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। सब सोच रहे थे कि शायद ये लोग नशे में हैं और हेलुसिनेट कर रहे हैं। ये न्यूज़ भी वायरल हो जाती है कि 2023 में जो कैरेज गायब हुआ था वो अचानक 2026 में पहुंच गया है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था कि ये वही लोग हैं जो 2023 में गायब हुए थे। बाद में जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है तब सभी को पता चलता है कि असल में ये लोग वही हैं जो 2023 में गायब हुए थे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं
जिसे जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो तुरंत उन लोगों से मिलने के लिए निकल जाता है। असल में उसने भी उसी एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ा था जो जल्द ही अर्थ से टकराने वाला था। साथ ही हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक बहुत बड़े पोस्ट पर थी और काफी रिच भी थी। वो सीधे डिफेंस मिनिस्टर से मिलने चली जाती है। डिफेंस मिनिस्टर उसकी बात ध्यान से सुनती है और बताती है कि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है। कुछ ही समय में एस्टेरॉयड सच में टकराने वाला था, इसलिए वो लोग ऐसे मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जो एस्टेरॉयड को टकराने से रोककर उसका डायरेक्शन बदल दें। ये सब जानने के बाद उस औरत को बहुत सुकून मिलता है। वो बाकी सभी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एस्टेरॉयड टकराने वाला था। उस दिन सभी की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो लोग आज के बाद जिंदा बचेंगे या नहीं। सब लोग एक साथ मिलते हैं और न्यूज़ देखने लगते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री अपने मिशन में सक्सेसफुल रही है। उसने एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल दी और पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। ये जानकर सभी लोग बेहद खुश और रिलीव्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर सचमुच पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।